एक बार फिर से वेलकम आप सभी का YouTube चैनल शुद्ध देसी फिजिक्स पर डायमेंशनल एनालिसिस के सेकंड चैप्टर में। समय खराब किए बिना स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे डायमेंशनल फार्मूला फॉर सम पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें हम डायमेंशनल फार्मूला नंबर 20 तक पहुंच चुके थे। स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फार्मूला नंबर 21, जिसमें हम कुछ डायमेंशन स्टडी करेंगे रोटेशनल मोशन से रिलेटेड। तो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला स्टडी करने के लिए आपको कंपैरिजन करते बताया जा रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन का रोटेशनल मोशन से। स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई बॉडी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्ट्रेट लाइन में चलते हुए जाती है। जिस पॉइंट से जाना शुरू करती है, चलना शुरू करती है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, माना डिनोटेड बाय ए से चलते चलते बॉडी थोड़ी देर में एक पॉइंट बी पर पहुंची, दैट इज फाइनल पॉइंट डिनोटेड बाय बी। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में मिला दें तो ये जो बनी, दिस इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय एस। माना ए से बी तक जाने का टाइम टी, इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय एस जो मीटर या सेंटीमीटर में मेजर की जाती है और डायमेंशन मीटर या सेंटीमीटर के लिए यूज किया जाता है एल। वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी उसे बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। लीनियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज एल, टाइम के लिए टी, एल टी माइनस 1, ये भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था। इसमें जो एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करता है डिनोटेड बाय ए, लीनियर एक्सीलरेशन, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन आपको बताया गया था कि जो भी चेंजेस होते हैं उनके लिए क्वांटिटी वाली ही डायमेंशन लगती है। अगर चेंज इन लेंथ है तो लेंथ वाली, चेंज इन टाइम है तो टाइम वाली, और चेंज इन लीनियर वेलोसिटी है तो लीनियर वेलोसिटी वाली, दैट इज एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम के लिए टी, सो एल टी माइनस 2। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आपको स्ट्रेट लाइन में जाना है, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। डिस्प्लेसमेंट इज ऐसी। रोटेशनल मोशन में बॉडी किसी पॉइंट या एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, घूमती है इस तरह से। ये केस, माना बॉडी ने एक पर्टिकुलर पॉइंट से रोटेट करना शुरू किया पॉइंट ए से। इस पर्टिकुलर पॉइंट या इस पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो ए बॉडी की इसमें इनिशियल पोजीशन हुई। इनिशियल पोजीशन को आप सेंटर से मिलाएं या उस पॉइंट से मिलाएं जिसके अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है। थोड़ी देर बाद बॉडी रोटेट करते करते माना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और चलते चलते ये बॉडी ए से आ गई एक दूसरे पॉइंट बी पर। तो ए से बी तक आने में बॉडी ने ये पूरा एंगल रोटेट किया इस तरह से। ये जो पूरा एंगल बॉडी ने रोटेट किया, इसे आप बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा। यहां जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एस से शो की जाती है और डायमेंशन होती है एल, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट एंगुलर होती है, जितना एंगल से ये बॉडी रोटेट की। क्योंकि ये एक एंगल है, आपको बताया गया था दो तरह के एंगल, प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल, और एंगल के लिए डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हुए भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरा था इसमें लीनियर वेलोसिटी। जिस तरह से इसमें लीनियर वेलोसिटी होता है उसी तरह से रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। डब्ल्यू नहीं है, ये कर्व है इस तरह से, इस सिंबल को बोलेंगे ओमेगा। ठीक बेटे। तो जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी था v, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल है थीटा, टाइम टी, एंगल डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन नहीं रखी गई है, 1 रख दिया गया है। टाइम के लिए टी, तो टी ऊपर जाएगा तो ये पावर जो 1 थी वो ऊपर जाके -1, डायमेंशन बनी टी माइनस 1। लीनियर एक्सीलरेशन, जिस तरह से इसमें लीनियर एक्सीलरेशन था इसी तरह से रोटेशनल मोशन में चलता है एंगुलर एक्सीलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा। लीनियर एक्सीलरेशन क्या था? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर चेंज इन लीनियर वेलोसिटी ले रहे हैं तो लीनियर एक्सीलरेशन, और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं तो एंगुलर एक्सीलरेशन। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर वेलोसिटी वाली,
जिस तरह से चेंज इन लीनियर वेलोसिटी के लिए लीनियर वेलोसिटी वाली डायमेंशन थी LT-1, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर वेलोसिटी वाली दैट इज T-1 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम के लिए T, 1 पावर यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ये ऊपर जाएगी तो -1 T-2। ध्यान रखना है कि ये दोनों क्वांटिटीज, इसमें एंगुलर वेलोसिटी है लेकिन डायमेंशन LT-1 नहीं होती। बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं इन दोनों क्वांटिटीज में, जहां देखते हैं वेलोसिटी LT-1, जहां देखा एक्सीलरेशन LT-2, ऐसा नहीं है, ध्यान रख लें। अगर वेलोसिटी एंगुलर है तो LT-1 नहीं चलेगा, फिर चलेगा T-1। अगर एक्सीलरेशन तो है लेकिन लीनियर नहीं है, एंगुलर है, तो फिर LT-2 नहीं चलेगा, फिर चलेगा T-2। ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉमन एरर्स हैं जो हो जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन मोशन में काम करता है फोर्स। फोर्स क्या? फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल पुश या पुल होता है जो बॉडी की रेस्ट, रुकी हुई बॉडी है, रेस्ट की स्टेट को मोशन में ला सकता है, उसे चला सकता है स्ट्रेट लाइन में। और अगर ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, ये बॉडी चलती हुई भी रुक जाएगी, यानी कि इसकी मोशन की स्टेट वापस से रेस्ट में कन्वर्ट की जा सकती है। तो स्टेट चेंज करने के लिए स्ट्रेट लाइन में जो फैक्टर यूज किया जाता है दैट इज फोर्स। इसके डायमेंशन ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है, मास इनटू एक्सीलरेशन में निकलवाया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, F = ma, मास के लिए m, एक्सीलरेशन के लिए LT-2, सो mL/T-2। इसमें ए लीनियर एक्सीलरेशन नहीं होता है, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं तो mL/T-2। रोटेशनल मोशन में जो काम फोर्स से लेते हैं वो काम फोर्स ना करके टॉर्क करता है, जो काम फोर्स से लेते हैं लीनियर मोशन में वो काम किससे ले जाता है? टॉर्क से ले जाता है। यानी कि बॉडी पर टॉर्क लगेगा तो बॉडी रेस्ट में तो शायद घूमना शुरू कर दे, देख सकते हैं ये बॉडी रोटेट कर रही है। और अगर बॉडी पर टॉर्क नहीं रहेगा तो उसकी रेस्ट की स्टेट रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट नहीं होगी, या रोटेट करती हुई बॉडी को रोका नहीं जा सकता, उसे रेस्ट में नहीं लाया जा सकता। स्टेट अगर रोटेशनल मोशन की चेंज करनी है, माने बॉडी को रेस्ट से रोटेट कराना है या रोटेटिंग बॉडी को वापस रेस्ट पर लाना है, तो फोर्स नहीं टॉर्क से बात बनेगी। वो अलग बात है कि टॉर्क भी बनता तो फोर्स से ही है, लेकिन हमेशा फोर्स लगाने पर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के बाद टॉर्क बन भी सकता है या नहीं भी बनेगा, तो वो चेंज करेगा स्टेट को, नहीं बनेगा तो वो चेंज भी नहीं कर पाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, देखिए एक बॉडी आपके पास, मैंने फिंगर से इस पर फोर्स लगाया, ये फिंगर से मैं इसे पुश कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये बॉडी घूम नहीं रही है, यानी कि फोर्स तो है लेकिन वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, फोर्स लग रहा है उधर। अब दूसरी कंडीशन देखें, मैंने फोर्स लगाया, फर्दर डायरेक्शन बदल दी, फोर्स इधर लगाऊंगा आपकी तरफ, ये लगाया तो बॉडी रोटेट कर रही है, घूम रही है, यानी कि फोर्स नहीं, फोर्स के साथ साथ फोर्स अप्लाई करने की डायरेक्शन भी मैटर करती है। अगर वो प्रॉपर डायरेक्शन में रहेगा तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो बॉडी रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करेगी। वो आप देख सकते हैं टॉर्क यहाँ पर रोटेट हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण, यानी कि सिर्फ फोर्स नहीं, फोर्स लगाने की डायरेक्शन भी मैटर है। इसका फॉर्मूला आपको जो बताया जाएगा वो 5th यूनिट रोटेशन मोशन में आता है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के लिए mL/T-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है मीटर सेंटीमीटर में होगी, दैट इज L mL/T-2। यहाँ एक और चीज हमें मिला, mL/T-2 कुछ जानी पहचानी से डायमेंशन है। जानी पहचानी कैसे? वर्क या एनर्जी कोई सी भी हो, सबके लिए डायमेंशन होती है mL/T-2। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था, दो अलग अलग ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज बताएं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो या जिनके डायमेंशन सेम हो। आप बोल सकते हैं वर्क एंड टॉर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन मोशन में जो काम मास से लेते हैं, मास के लिए डायमेंशन आपको पता ही है कैपिटल एम, वो काम रोटेशनल मोशन में करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसे कैपिटल आई से शो किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, मास के लिए कैपिटल एम, और आर इसमें होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है तो डिस्टेंस के लिए एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया तो ये बना mL/2। ध्यान रखना मास का रिप्लेसमेंट रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ
इनर्शिया से होता है ml2। स्ट्रेट लाइन मोशन में जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है, आप बोलते हैं बॉडी में मोमेंटम है। स्ट्रेट लाइन मोशन में उस मोमेंटम को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, डिनोटेड बाय स्मॉल p। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, p इज इक्वल टू mv, m मास सो कैपिटल M, v लीनियर वेलोसिटी सो lt-1, डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है ml-t-1। रोटेशनल मोशन में दैट इज बॉडी रोटेट कर रही है तो आप बोलते हैं उसमें मोमेंटम है, लेकिन वो लीनियर नहीं, उसे आप बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, डिनोटेड बाय L। L से शो किया जाता है, तो T का रिप्लेसमेंट तो इसमें चलेगा L। ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि मास का रिप्लेसमेंट रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से होता है, दैट इज I। इसमें कौन सा वेलोसिटी यूज कर रहे थे बेटा, दिस इज लीनियर वेलोसिटी v, और इसमें यूज होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो m की जगह I, v की जगह ओमेगा। I के लिए आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ml2, ओमेगा के लिए t-1, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है ml2t-1। ये सारे जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताए गए हैं, ये सब स्ट्रेट लाइन मोशन से कंपेयर करते हुए बताए गए हैं और रोटेशनल मोशन को रिलेट करते हैं। ये सब इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि इनकी आपको डायमेंशंस के न्यूमेरिकल करते हुए या क्वेश्चंस करते हुए रिक्वायरमेंट होने वाली है। ऑल्दो ये फॉर्मूला आप आगे स्टडी करेंगे, लेकिन इनके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अभी से याद होने चाहिए। ये याद होंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आगे देखते हैं बेटा इसमें आप। नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट शो किया जाता है इसे कैपिटल L से। लेटेंट हीट का इन्वॉल्वमेंट कब होता है, ये आपके सामने एक सब्सटेंस दिया गया है, माना एक आइस क्यूब। ठीक बेटा, आप इसे हीट देना शुरू करें, आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये मेल्ट होना शुरू होगा और मेल्ट होने के बाद बनेगा पानी। जो पानी बना उसे फर्दर हीट देना शुरू करें, माने गर्म करें। हीट एक एनर्जी होती है, वो फर्दर उसे हीट देना शुरू करें तो आप नोटिस करेंगे कि थोड़ी देर बाद वो पानी वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर तीनों फेज आ गई। जब वो आइस क्यूब था सॉलिड, थोड़ी देर बाद वो कन्वर्ट हो गया वाटर में, दैट इज लिक्विड, और फिर वेपर बन गई, दैट इज गैस फेज। तो तीनों ही फेज यहाँ पर एग्जिस्ट कर गई। कैसे हुई, हीट एनर्जी देने के बाद। तो जब इस तरह का कोई फेज चेंज आपके सामने है, सॉलिड से लिक्विड हो या लिक्विड से गैस हो या उल्टा हो, लिक्विड से वापस सॉलिड, फ्रीज कर दो, जमा लेते हैं पानी को, आइस कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जहां पर भी फेज चेंज की बात होती है, वहां जो हीट इन्वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, डिनोटेड बाय L। इसके लिए जो आपको फॉर्मूला याद रखना है दैट इज Q इज इक्वल टू ml। इसमें Q सब्सटेंस को गिवन हीट एनर्जी होती है, M उस सब्सटेंस का मास होता है जिसकी फेज चेंज करनी है, और L होती है उस सब्सटेंस की लेटेंट हीट जो हर एक सब्सटेंस के लिए फिक्स होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है। इसमें L लेटेंट हीट का डायमेंशन आपको निकालना है, तो L इज इक्वल टू Q बाई M। Q होती है हीट एनर्जी। आपको पहले ही बताया जा चुका है, एनर्जी कोई सी भी हो, ml2 t-2। M स्टैंड्स फॉर मास, सो कैंसिल हो जाएगा M से, हमारे बचेगा L2 t-2। नेक्स्ट आता है आपके सामने बेटा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या, ये आपके पास एक मेटल की रॉड गिवन है, आप इसे हीट देना शुरू करें। अभी आपने इसे पकड़ा हुआ है यहाँ से, ठीक। जब आप इसे हीट देना शुरू करें, माना इधर आग लगा दी और ये गर्म होनी शुरू हो गई, तो आप नोटिस करते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। जहां पर भी किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज होता है, चेंज दोनों तरह का हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ना या टेम्परेचर घटना। जहां पर भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, वहां जो हीट इन्वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, डिनोटेड बाय C। ये दोनों ही फॉर्मूला, एक्चुअली तीनों फॉर्मूला ये सारे के सारे आपके यहाँ 11th में ही प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर 7th यूनिट है उसका पार्ट होंगे। फिलहाल के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। इसमें Q सब्सटेंस को गिवन हीट एनर्जी है, M सब्सटेंस का मास है, और डेल्टा T इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, ये इस हीट ट्रांसफर के बाद सब्सटेंस का होने वाला टेम्परेचर चेंज है। C को बोलते हैं सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट। C इज इक्वल टू
Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। ठीक बेटा, Q एनर्जी है, ml2 T-2, m मास, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर वाली, टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, केल्विन। तो कितना आया, m से m कैंसिल हो गया, L2 T-2 K-1। ठीक है ना बेटा, L2 T-2 K-1। ये बनता है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। आपने सुना 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। कैलोरी भी हीट या एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं, और जूल भी हीट या एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे लेंथ है, लेंथ के लिए आप मीटर भी यूज करते हैं, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी यूज होता है। इसी तरह से वर्क या एनर्जी के लिए आप जूल भी यूज कर सकते हैं या कैलोरी भी यूज कर सकते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, 4.18 होता है, जिसे आप राउंड ऑफ करके 4.2 जूल बोल देते हैं। तो ये जो आपके पास कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है 4.2, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कांस्टेंट या मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट डिनोटेड बाय J। फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन हीट, वर्क वो ml2 T-2 है, और हीट एक एनर्जी होता है, तो एनर्जी के लिए भी ml2 T-2, m0 L0 T0, यानी ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। 4.2 तो डायमेंशन लेस ही है, कोई भी यूनिट इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब जो आपके सामने डायमेंशंस आ रही हैं, ये डायमेंशंस ऐसी हैं कि ये डायरेक्टली ही पूछ ली जाती हैं, इसकी डायमेंशंस बताएं या उसकी डायमेंशंस बताएं। तो ये 5-6 डायमेंशंस आपके सामने ऐसी आएंगी अभी, जिसमें से कोई ना कोई डायरेक्टली ही पूछ जाएगी, आपको ये याद भी होनी चाहिए। इससे पीछे जो बताई गई हैं उनका तो आप यूज करेंगे सोल्यूशन में, इनका यूज भी होगा, प्लस ये डायरेक्टली भी 1 मार्क वेटेज से पूछी जा सकती हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिनोटेड बाय कैपिटल R। 11th क्लास और 8th यूनिट थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में ही आपको बताया जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल गैस। इसमें कैपिटल R स्टैंड करता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए। अगर आपको कैपिटल R की डायमेंशन निकालनी है तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा, PV इज इक्वल टू RT। 1 मोल गैस के लिए ये आइडियल गैस इक्वेशन बोली जाती है, जिसमें P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, और कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो ये इसमें इक्वेशन भी याद रखनी है, और इक्वेशन के साथ क्या टर्म, जैसे P है तो किसके लिए स्टैंड करता है, प्रेशर के लिए या पावर के लिए, ये भी आपको याद होना चाहिए। R इज इक्वल टू PV अपॉन T। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, ml-1 T-2। लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए होता है L3, एंड T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, टाइम के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है, केल्विन के। तो आपके पास कितना है बेटा, M एज इट इज, L-1 और प्लस का 3, तो -1 प्लस का 3 प्लस का 2 बचा, T-2 एंड के ऊपर जाएगा तो -1। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक और होता है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, डिनोटेड बाय स्मॉल के। इसके लिए जो आपको फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज E इज इक्वल टू 3/2 KT। KB से भी शो करते हैं इसे, K और सब स्क्रिप्ट में लिख देते हैं B, तो KB से भी से शो किया जाता है, तब फॉर्मूला बन जाता है 3/2 KBT। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सेम यूनिट को बिलोंग करता है। 3/2 KBT से निकालेंगे K के लिए, सो K कितना बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2/3 इंटू E अपॉन T। 2/3 प्योर नंबर है, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस होते हैं, ये आपको बताया गया था। E होती है इसमें एनर्जी, गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। अगर यहाँ कंटेनर में गैस भर के कंटेनर को खोल दे तो आप देखते हैं कि गैस पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पूरे रूम में फैल जाती है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जहां मोशन की बात हो रही है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो गैस के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, E उस एनर्जी के लिए स्टैंड करता है, और T उनका टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर E के लिए, एनर्जी के लिए ml2 T-2
और टेम्परेचर के लिए केल्विन के, तो कितना बना mL2T-2 K-1। देख सकते हैं जो डायमेंशनल फॉर्मूला आर के लिए हमने निकाला था, सिमिलर डायमेंशनल फॉर्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए भी स्टैंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है दैट इज प्लांक्स कांस्टेंट, डिनोटेड बाय स्मॉल h। प्लांक्स कांस्टेंट लाइट है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट की बात कर लें क्योंकि आंखों से आपको सिर्फ लाइट ही दिखाई देती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 7 तरह के होते हैं जिनके आपने नाम सुने हैं, एक्सरेज एक्सेट्रा, आपने यूवी रेज ये सुन तो रखे हैं, लेकिन आंखों से एक्सरेज देखोगे तो दिखाई नहीं देगी। तो ये सब रेडिएशंस बोल जाते हैं, जिनमें से एक पार्ट होता है लाइट, चाहे किसी भी कलर की हो, व्हाइट हो, रेड हो, ऑरेंज हो, येलो, कोई भी लाइट है। तो लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं जिन्हें फोटोन बोला जाता है। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है E=hν। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से बोला जाता है E=hν। इसमें E होती है उस पैकेट की एनर्जी, H होता है प्लांक्स कांस्टेंट, और न्यू ये जो आपके सामने सिंबल आया ये स्टैंड करता है फ्रीक्वेंसी के लिए। V नहीं है, बताया गया था पहले भी, लेफ्ट साइड को बेंड कर देना है। फ्रीक्वेंसी के लिए आप F भी यूज कर सकते हैं, N भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में इसके लिए सिंबल यूज किया गया है न्यू, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो H कितना बन गया E/ν। E एक एनर्जी है mL2T-2, न्यू इज फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन बताई गई थी T-1, -1 ऊपर जाएगा तो +1 कन्वर्ट हुआ, T का पावर -2 तो पहले से है, और -1 ऊपर जाके प्लस में, तो -2 +1 दैट इज mL2T-1। नेक्स्ट होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या, ये भी बेटा 7th यूनिट में 11th में आपको पढ़ा जाएगा। ये मेटल की एक रॉड आपके सामने देख सकते हैं, ये मेटल की एक रॉड, इधर से गर्म करना शुरू किया आग लगाकर। मेटल की रॉड है, इधर से कोई इंसुलेटर नहीं लगा हुआ है, प्लास्टिक या हैंडल वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। अब इसे पकड़ के रखो, आप नोटिस करेंगे कि 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद आपको इधर से गर्म लगने लगा, दैट इज टेम्परेचर बढ़ने लगा। और जहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है समझ लो हीट एनर्जी वहाँ पर इन्वॉल्व हो गई। हीट एनर्जी वो पार्ट है जो टेम्परेचर को चेंज करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट एनर्जी बॉडी को दी गई है, और अगर टेम्परेचर बॉडी का घट रहा है तो उससे हीट एनर्जी ली गई है। यानी कि आप हीट तो दे रहे थे इधर से आग लगाकर, लेकिन थोड़ी देर में आपको इधर से भी गर्म लगने लगा, माने हीट इधर से फ्लो करते करते दूसरी तरफ आ गई। तो अगर ये रॉड मेटल की है तो आपको इधर से जल्दी गर्म लगेगा, और थोड़ी देर बाद आप उसे पकड़ ही नहीं पाओगे रॉड की। यही रॉड अगर किसी स्टोन एक्सेट्रा की होती या वुडन होती, इंसुलेटर की होती, तो उस केस में आप काफ़ी देर तक यहाँ से पकड़ सकते थे। हीट को इधर से इधर तक आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। यानी कि जब किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उसमें इधर का टेम्परेचर गर्म था और इधर का ठंडा था, तो हीट का फ्लो शुरू हो जाता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तब किसी में से कम हीट पास होगी सब्सटेंस से और किसी दूसरे से ज़्यादा। मेटल है तो इधर से इधर ज़्यादा हीट आ जाएगी, और अगर ये कोई और इंसुलेटिंग सब्सटेंस है तो इसमें से ज़्यादा हीट पास नहीं हो पाएगी। इधर से आप गर्म करेंगे तो काफ़ी देर तक इधर से पकड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि हीट को इधर से इधर तक आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस अपनी नेचर के अकॉर्डिंग अपने अंदर से हीट को ट्रांसमिट कर सकता है। वो कितनी कम या कितनी ज़्यादा हीट अपने अंदर से ट्रांसमिट करेगा वो डिपेंड करता है उसके कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पर, जिसे कैपिटल के से शो किया जाता है। इसके लिए आपको बता दिया जाए, माना ये मेटल की रॉड या किसी भी सब्सटेंस की रॉड, जरूरी नहीं है अब तो मेटल हो, सामने से देखने पे जो एरिया होता है दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। ये इसके दो एंड्स, ये और ये, एक लेफ्ट और दूसरा राइट वाला। तो इधर से आपने गर्म करना शुरू किया बर्नर रखकर। रिजल्ट ये हुआ कि इधर वाला टेम्परेचर T1 हायर और इधर वाला टेम्परेचर T2 लोअर। अब जिधर से आप गर्म कर रहे हैं थोड़ी देर बाद आपको यहां से भी गर्म लगने लगा,
यानी कि हीट एनर्जी इसमें से गर्म वाली साइड से फ्लो होते हुए दूसरी साइड पास होने लगी। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q इज इक्वल टू KA डेल्टा T ओवर डेल्टा एक्स इंटू स्मॉल t। इसमें Q क्या, Q एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो होके जाने वाली हीट एनर्जी कितना टाइम में, T टाइम में। तो इसमें T तो होता है टाइम, Q होता है एक तरफ से दूसरी तरफ पास होने वाली, ट्रांसमिट होने वाली हीट एनर्जी। A होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। K इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसके मटेरियल का, हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा मटेरियल का, उसमें से एक साइड से दूसरी साइड उतनी ज्यादा हीट पास हो जाएगी। तो K कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी होता है इस वाले एंड और इस वाले एंड दोनों एंड्स का टेम्परेचर डिफरेंस, और डेल्टा एक्स होता है दोनों एंड्स का सेपरेशन, यहां से यहां तक का सेपरेशन, ये दिस इज कॉल्ड डेल्टा एक्स। अभी आपको K निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, K इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा एक्स, इधर ले गए A को नीचे ले आए, इंटू डेल्टा टी इंटू स्मॉल टी, डेल्टा एक्स का इधर मल्टीप्लाई, ये आ गया A नीचे, डेल्टा टी नीचे और स्मॉल टी नीचे। Q हीट एनर्जी ml2 T-2 एनर्जी, ये तो एनर्जी वाली। डेल्टा एक्स दोनों एंड्स का सेपरेशन, ये रॉड की लेंथ ही बोल सकते हो, सो L। A क्रॉस सेक्शन एरिया है L2। डेल्टा टी होता है इस वाले एंड और इस वाले एंड का टेम्परेचर डिफरेंस, केल्विन K, एंड टाइम के लिए यूज होगा T। ये निकल कर आती है इसकी डायमेंशन ml T-3 K-1 कट पिट जाएगा, m बचा, देख सकते हैं L का पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक L बचेगा। T-2 ऑलरेडी है, एक यहाँ से ऊपर जाएगा तो -3, एंड K ऊपर जाएगा तो -1। तो कोई भी डायमेंशन इस तरह की याद रखने के लिए आपको याद होना चाहिए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, ये लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल होता है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसमें ध्यान रखना है F इज विस्कस फोर्स, F होता है फोर्स, 6 एंड पाई 22/7 पाई की वैल्यू, ये कांस्टेंट है। ईटा, इसमें ये सिंबल हुआ ईटा, इसे आप बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर होती है इसमें रेडियस और वी होती है वेलोसिटी। तो आपको ये फॉर्मूला एक्चुअली याद रखना होगा। कौन सा, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इस फॉर्मूला को स्टोक्स लॉ बोला जाता है, स्टोक्स लॉ 7th यूनिट में पढ़ाया जाएगा। इसमें ईटा इज इक्वल टू F अपॉन 6 पाई आर वी। F इज फोर्स, ml T-2, 6 dimensionless constant, pi dimensionless constant, r is radius, L, v is velocity, LT-1। तो कितना बचा, m, L से एक L तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला L ऊपर जाएगा -1, और T-1 ऊपर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस का 2 और प्लस का 1 यहाँ से जाएगा, T-1। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा यूज भी होता है इसका न्यूमेरिकली क्वेश्चंस में, तो याद होना चाहिए। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये बहुत अच्छा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या पढ़ चुके हो आप 9th क्लास में, दो मासेज हो m1 और m2, एक दूसरे से एक फाइनाइट डिस्टेंस माना r पर रखे हों, तो इनके बीच में एक फोर्स काम करता है F, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइन कर दे तो आपके सामने बनकर आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इक्वल करने के लिए जो कांस्टेंट लगता है दैट इज
कैपिटल जी। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें कैपिटल जी का डायमेंशन आपको निकालना है, तो आपको ये पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, या g कितना आ जाएगा, g इज इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर स्क्वायर इधर जाएगा, m1 नीचे और m2 भी नीचे। f फोर्स है, mlt माइनस 2, r डिस्टेंस है मीटर सेंटीमीटर में, सो l, और उसका स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर। m1 इज मास, m2 इज ऑल्सो मास, सो कैपिटल M, एक m से एक m कैंसिल, m माइनस 1, l 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो पावर बन गई 3। पता है मल्टीप्लाई में पावर एड्स होती है, और t का पावर माइनस 2 एज इट इज चलता रहेगा। तो ये आपके पास डायमेंशन हो जाती है m माइनस 1 L3 t माइनस 2। नेक्स्ट जो आता है, ये सारे आपके सामने जो आने वाले हैं, अभी तक जितने चल रहे थे सारे 11th से रिलेटेड थे, अभी जो आने वाला है वो 12th को रिलेट करता है। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसके लिए सिंबल होता है एप्सिलॉन नॉट। नॉट बेसिकली एयर या वैक्यूम के लिए यूज कर लेते हैं, एप्सिलॉन इसका सिंबल होता है। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता क्या है, जिस तरह से दो मासेस हों m1 और m2 r डिस्टेंस पर रखे हों, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, उसे आप बोलते हो ग्रेविटेशन। इसी तरह से 12th के फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा कूलॉम्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को रिप्लेस करेगा वहां पर कूलॉम्स लॉ। दो चार्जेस हो, चार्जेस आप पढ़ के आ चुके हो 10th क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी में पहला ही टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को आप किससे शो करते हो, Q से। तो दो चार्जेस हो Q1 Q2, एक दूसरे से एक फाइनाइट डिस्टेंस माना r पर रखे हों, तो इनके बीच भी एक फोर्स काम करेगा जो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को कंबाइन किया तो बना F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे वहां पर कांस्टेंट लगता था कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसे यहाँ जो कांस्टेंट चलता है वो चलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें 4 एंड पाई ऑब्वियसली डायमेंशन लेस है, 4 प्योर नंबर है जो डायमेंशन लेस है, पाई 22/7 वो भी डायमेंशन लेस है। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका डायमेंशन आपको निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन, एप्सिलॉन नॉट को इधर ला चुके हैं, एफ को नीचे ले जाओ, 4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप जब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो दिखा देते हो, यही दिखा देते हो डायरेक्ट, 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज भी आप पढ़ के आ चुके हो 10th क्लास में, आपने फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q/T, या Q कितना हो गया, Q इज इक्वल टू IT, जिसमें I होती है इलेक्ट्रिक करंट। ये 5th नंबर की फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसके लिए डायमेंशन यूज की जाती है A। ऐसे ही T होता है टाइम, तो बना T। तो चार्ज के लिए क्या बना, AT या TA। क्लियर है। तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज आए, Q इज इक्वल टू IT फॉर्मूला आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, उसके बिहाफ पर जो डायमेंशन बनती है I यानी इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज A, एंड T यानी टाइम। तो चार्ज के लिए रिप्लेसमेंट होगा AT का। अब ये कुछ हद तक 10th से भी बन जाएंगे। चार्ज Q1 के लिए AT, Q2 के लिए AT, 4 एंड पाई डायमेंशन लेस, F इज फोर्स, फोर्स के लिए ML/T-2, R इज डिस्टेंस, सो L, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो रिजल्ट ये बनकर आता है। ठीक, ये जो आपको डायमेंशंस बताई जा रही हैं, ये स्कूल लेवल पर, बोर्ड लेवल पर कब पूछी जाती हैं, जनरली बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन कभी कभी इनका क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आते हैं वहां तो इनका यूज हो ही जाता है, इसलिए ये कुछ डायमेंशंस भी आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, ऊपर यूज हो गया है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू IT से AT या TA बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आप 10th में पढ़ के आ चुके हैं,
पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज, ये दोनों के लिए फॉर्मूला होता है। V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। 12th में ऑल्दो ये आपको सारा पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद रखना है, 10 से याद रख सकते हो। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, सो W वर्क ml2 T-2, चार्ज के लिए 80, सो कितना आया m एज इट इज L2 T-3 एंड A -1। ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 T-3 A -1। रेजिस्टेंस डिनोट करते हैं कैपिटल R से। इसके लिए आपको 10th क्लास में याद है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, सो R कितना बन गया V अपॉन I। अब V के लिए या तो ये पूरा रिप्लेस कर लो, ml2 T-2 अपॉन 80, फिर भी यही आएगा, सीधे कर सकते हो, अभी निकाला है ml2 T-3 A -1, ये निकाला है ml2 T-3 A -1। करंट के लिए A, तो कितना बना ml2 T-3 एंड A -2, 1 यहां से ऊपर जाएगा तो -1 ऑलरेडी था, -1 इज -2। ये रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होगा। अभी जो आपको बताया गया ये सारे आपने फिर भी कुछ हद तक स्टडी किए, कहाँ 10th क्लास में। अब ये जो है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा, फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा कैपेसिटेंस का। जिस तरह से आपने रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी स्टडी की थी, इस तरह से एक और फिजिकल क्वांटिटी 12th में आपके सामने इंट्रोड्यूस की जाएगी, दैट इज कैपेसिटेंस। इसके सी से इसे शो करते हैं, और इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखना है Q इज इक्वल टू CV। जिस तरह से ओम्स लॉ चलता है V इज इक्वल टू IR, इस तरह से यहाँ चलता है Q इज इक्वल टू CV, और C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q इज 80 एंड V के लिए आप ऑलरेडी निकाले बैठे हैं पोटेंशियल के लिए, ml2 T-3 A -1, ml2 T-3 A -1। अगर पोटेंशियल का याद ना रहे तो पोटेंशियल का डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे V इज इक्वल टू W अपॉन Q लगाकर, फिर इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, इससे ही बन जाएगा। तो यहाँ से जो C का डायमेंशन बनकर आता है कितना आता है m-1 L-2 T4 A2। ये सारे डायमेंशन फॉर्मूला कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताए जा रहे हैं। स्कूल लेवल पर इनके आने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम रहती है। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां से बताएं भैया? अच्छा 10th क्लास में आपने मैग्नेटिज्म भी स्टडी किया था, तो उसमें एक टॉपिक था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी वायर कंडक्टर हो सकता है जिसकी लेंथ है लो, जिसमें आई करंट पास हो रही हो, उसे आप दो मैग्नेट्स के बीच में माने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स लगता है। एक्सपेरिमेंटल शो किया गया था वहां पर कि दो पोल्स के बीच में एक वायर रखें, करंट पास कराएं तो वो थोड़ा ऊपर हो जाता था या नीचे हो जाता था, माने उस पर फोर्स लगता था। तो उस फोर्स का फॉर्मूला 10th लेवल पर आपके सिलेबस में नहीं था, 12th लेवल पर वो आपके सिलेबस में होगा। हो सकता है किसी टीचर ने बताया भी हो। F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें F होता है कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स, L होती है कंडक्टर की लेंथ, I होती है कंडक्टर में पास होने वाली करंट, और B वो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कंडक्टर को प्लेस किया गया है। तो B कितना बन गया? F अपॉन IL साइन थीटा। F इज फोर्स, ML T-2, I is current that is A, L is length that is L sin थीटा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं सब डायमेंशन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सब डायमेंशनलेस होते हैं। एक साइन थीटा ही ले लें तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर एक लेंथ होगी, हाइपोटेनस भी एक लेंथ होगी, तो लेंथ अपॉन लेंथ कट जाएगा और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो जहां पर भी साइन थीटा, कॉस थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जहां यूज होते हैं वो सब डायमेंशन लेस होते हैं। तो साइन थीटा की इसलिए डायमेंशन नहीं रखी, और इसे सॉल्व करने के बाद डायमेंशन आती है MT-2 A-1।
इसी तरह से एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। इस सिंबल को बोलते हैं फाई। ये जो सिंबल आपके सामने बनाया गया है इसे बोलते हैं फाई। फाई से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला 12th में याद रखेंगे, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, mt माइनस टू ए माइनस वन, ये आ गया mt माइनस टू ए माइनस वन, एरिया L2, तो रिजल्ट आया ml2t माइनस टू ए माइनस वन। इंडक्टेंस, जिस तरह से रेजिस्टेंस था, फिर आपको बताया गया कैपेसिटेंस, एक और क्वांटिटी 12th में देखने को मिलेगी इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, फाई अपॉन आई याद रखना है। फाई की डायमेंशन ये निकाली है, करंट के लिए ए, तो ये आता है पूरा इंडक्टेंस। और लास्ट वन इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आपको याद रखना है, म्यू नॉट से शो करते हैं इसे। दिस सिंबल इज म्यू, यू बनाकर नीचे की तरफ टेल निकालते हैं, दिस इज म्यू। और नीचे अगर जीरो लिखते हैं दैट इज कॉल्ड नॉट, तो दिस सिंबल इज कॉल्ड म्यू नॉट। ये भी आपको 10th से रिलेट करके पढ़ा रहा हूं। 10th क्लास में एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो, सर्कुलर वायर जिसमें करंट पास हो रही है आई, एक साइड से जा रही है, घूम फिर के इस तरह से दूसरी साइड से वापस आ रही है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी हमने। इसके सेंटर पर जो फील्ड होता है उसके लिए बताया भी जाता है कि किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, वो हमने याद किया था कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसकी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक्चुअली इसके लिए प्रॉपर जो फॉर्मूला होता है ये होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये 12th क्लास में डिराइव करा जाएगा। इसमें B होता है सेंटर पर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है फ्री स्पेस की, I होती है इस वायर में पास होने वाली करंट, सर्कुलर लूप के वायर में पास होने वाली करंट, 2 कांस्टेंट है, एंड R इज इसका रेडियस, ये R होगी इसकी रेडियस। तो इसके हिसाब से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो b इंटू 2r और I नीचे आ जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू b इंटू 2r अपॉन आई। b के लिए आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, mt माइनस टू ए माइनस वन, 2 डायमेंशन ऐसे प्योर नंबर, r इज रेडियस, सो l एंड I इलेक्ट्रिक करंट, सो a। सो ये आपके पास बनकर आता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। लास्ट की आपको जो 5-6 डायमेंशन बताई गई है, ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, वहां इनका यूज हो जाता है, स्कूल लेवल पर पूछे जाने के चांसेस इनके कम होते हैं। 39 और कुछ इंटरनल पार्ट्स लाइक रोटेशन में 7-8 पार्ट आपको बताए गए। तो इस तरह से ये ऑलमोस्ट 50 डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताए गए हैं और ये सारे आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। थोड़ा कम भी करोगे, लास्ट के 4-5 छोड़ सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है अगर सिर्फ स्कूल लेवल के लिए जाना है। लेकिन सजेशन आपको यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तैयार करें, इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ये जो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला सारे तैयार किए, इनका क्या फ़ायदा हो सकता है या इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू।